हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनलाइटन विद सरस्वती। सो हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट यूटिलिटेरियनिज्म और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म, जिसमें कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लासिकल लिबरलिज्म। Classical liberalism. So let's begin without any further ado. 19th century was heyday of classical liberalism. हेडे का मतलब होता है जिस पीरियड में एक पर्टिकुलर टॉपिक का ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगा। तो 19th सेंचुरी में ज़्यादा क्लासिकल लिबरलिज्म पॉपुलर हुआ था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेगेटिव लिबरलिज्म एज इट इज़ इन फेवर ऑफ एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन द अफेयर्स ऑफ इंडिविजुअल, which means state or any other institution should not interfere in the affairs of individual matter. इसका मतलब क्या है? देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लासिकल लिबरलिज्म का दूसरा नाम क्या है। उसे नेगेटिव लिबरलिज्म भी बोला जाता है। नेगेटिव लिबरलिज्म क्यों बोला जाता है? अभी देखो, जब तुम पॉलिटिकल थ्योरी में कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, नेगेटिव का मतलब मोस्टली होगा कि उसमें किसी का भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी रोक टोक नहीं लगा। और पॉजिटिव का मतलब होता है कि इंटरफेरेंस होगा। नेगेटिव में इंटरफेरेंस नहीं होगा, पॉजिटिव में इंटरफेरेंस होगा। तो ये जो नहीं बोलते हैं इसीलिए उसे नेगेटिव बोलते हैं, और जब बोलते हैं कि हम होगा इसीलिए हम बोलते हैं कि वो पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव लिबरलिज्म और पॉजिटिव लिबरलिज्म भी यही होता है। हम आगे पॉजिटिव लिबरलिज्म पढ़ेंगे। तो नेगेटिव लिबरलिज्म क्या होता है? जिसमें कि इंडिविजुअल के कोई भी मैटर में गवर्नमेंट का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा इंडिविजुअल के मैटर्स में। It believes in the doctrine of laissez-faire, which means let the individual alone or free. देखो, ये जो टर्म है laissez-faire, this is very very important. इसके ऊपर बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस भी आए हैं जो कि मैं आगे करवाऊंगी। laissez-faire का मतलब होता है कि मोस्टली ये इकोनॉमिक टर्म जैसा है, मतलब जैसे इकोनॉमिक मार्केट्स होते हैं उधर हमें इंडिविजुअल को अकेला छोड़ देना चाहिए। मतलब इंडिविजुअल जितना खुद से कर सकता है उसको उसी हिसाब से सक्सेस मिलेगा, क्योंकि इंडिविजुअल के पास रैशनैलिटी है, लॉजिक है। तो इंडिविजुअल जो करता है वो अच्छाई के लिए करता है, अपने भलाई के लिए करता है, जिससे कि सभी लोगों का अच्छा भी होता है। इसलिए इंडिविजुअल को हमेशा अकेला छोड़ देना चाहिए कोई भी काम में, स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को laissez-faire बोला जाता है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। According to Thomas Paine, state is a necessary evil. It is necessary because it establishes order and security and ensures that contracts are enforced. However, it is evil as it limits the freedom of autonomy of individual. देखो, ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थॉमस पेन क्या बोले थे कि स्टेट इज अ नेसेसरी एविल, मतलब स्टेट हमारे लिए नेसेसरी भी है और उसके साथ साथ एविल भी है। मैंने ये वाला स्टेटमेंट पहले भी बहुत सारे वीडियोस में यूज किया है। तो पहले हम जानते हैं कि स्टेट नेसेसरी क्यों है। अगर हमें एक सोसाइटी में पीस एस्टेब्लिश करना है और सभी चीज़ों में एक ऑर्डर लाना है, देन उसके लिए हमें गवर्नमेंट का बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि लोग कभी भी एक दूसरे के साथ फाइट कर सकते हैं जिससे कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो सकते हैं। तो सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए हमें गवर्नमेंट चाहिए होता है, और उसी के लिए स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में म्यूचुअल ऑब्लिगेशन के बारे में पढ़ाया था। म्यूचुअल ऑब्लिगेशन मतलब दो पर्सन का कंसेंट होना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट में, और उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को अच्छे से एनफोर्स करने के लिए स्टेट का इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन इसके साथ साथ स्टेट को बुरा भी बोला गया है, मतलब एविल भी बोला गया है। इसलिए बोला गया है अगर वो बहुत ही ज्यादा इंटरफेयर करेगा इंडिविजुअल मैटर में, देन उससे इंडिविजुअल लिबर्टी को हैम्पर होगा, इंडिविजुअल फ्रीडम को हैम्पर होगा। तो वही इधर बोला गया है। It gives an atomist view of society which believes in negative liberty, meaning non-interference or absence of external constraints on individual. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, an atomist view of society. जैसे कि हम साइंस में पढ़ते हैं कि मैटर के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं,
वैसे ही एटमिस्ट व्यू ऑफ सोसाइटी मतलब सोसाइटी में एटम्स जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स है और सभी इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक इंडिविजुअलिज्म होता है, मतलब सबका खुद का लिबर्टी होता है और सबका खुद का रैशनैलिटी और लॉजिक होता है। तो उसमें स्टेट को कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे ऑलवेज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी ओनली एंड फॉर एनहांसिंग द इंटरेस्ट ऑफ देयर सेल्फ। It regards state as a night watchman whose role is to protect the people। देखो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कौन सा आइडियोलॉजी स्टेट को नाइट वॉचमैन सोचता है, तो वो होगा क्लासिकल लिबरलिज्म। उसका रोल क्या है, लोगों को प्रोटेक्ट करना। वैसे ही और एक क्वेश्चन क्या होता है कि एटमिस्ट व्यू ऑफ सोसाइटी किस में दिया गया है, फिर किसने बोला है कि स्टेट इज अ नेसेसरी एविल, थॉमस पेन ने बोला है। फिर लैसिस फेयर के बारे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो जब स्टेट को नाइट वॉचमैन बोला जाता है, मतलब स्टेट का इंपॉर्टेंट काम यही है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना, इसलिए उसे वॉचमैन जैसे बोला जाता है। जैसे वॉचमैन क्या होता है, वो एक इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटी को मतलब देखता है, वैसे स्टेट सभी लोगों की सिक्योरिटी को देखता है। It believes in economic liberalism where there is free market and the belief that the economy works best when left alone by government। जैसे कि मैंने लैसिस फेयर में ऑलरेडी समझा दिया कि इकोनॉमी सबसे अच्छा कब काम करेगा, जब हम सभी इंडिविजुअल को अलोन छोड़ देंगे, हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे मार्केट सोसाइटी में। यूटिलिटेरियनिज्म प्रोवाइडेड अ मोरल बेसिस फॉर लिबरलिज्म। मैंने मेरे यूटिलिटेरियनिज्म के वीडियो में भी समझाया है कि कैसे यूटिलिटेरियनिज्म लिबरलिज्म से जुड़ा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है देन आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। दिस इज सपोर्टेड बाय बेंथम एंड जेम्स मिल। जैसे मैंने बोला था यूटिलिटेरियनिज्म के मेन एक्सपोनेंट्स कौन है, जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यूटिलिटेरियनिज्म के फादर जेरेमी बेंथम हैं। It argued that reason could be used to discover human rights and organize human institutions. It believes in the principle of greatest happiness of greatest number। इसका मतलब ये है कि मतलब जो यूटिलिटेरियनिज्म होता है उससे हम ह्यूमन राइट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और बहुत सारे ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसका प्रिंसिपल क्या है यूटिलिटेरियनिज्म का, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। और सभी इंस्टीट्यूशन तो इसी के लिए होता है, बहुत सारे लोगों के भलाई के लिए, बहुत सारे लोगों की खुशियों के लिए। इसीलिए यही बोला गया है कि इट वाज हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस। People sought to maximize pleasure and minimize pain in the rational pursuit of their own interest। इधर इंडिविजुअलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म मिल रहा है। यूटिलिटेरियनिज्म में हम सोचते हैं कि हमें हमेशा हमारे प्लेजर को मैक्सिमाइज करना है, खुशियों को मैक्सिमाइज करना है और पेन या दर्द को मिनिमाइज करना है। तो इधर भी वही है। और रैशनल परस्यूट लिबरलिज्म का एक पार्ट है, मतलब इंडिविजुअलिज्म का। तो लिबरलिज्म के जो दो मेन स्ट्रीम्स हैं, इंडिविजुअलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म, उन दोनों का रिकंसिलिएशन इधर हो रहा है। Adam Smith in his book Wealth of Nations laid the theoretical foundation in economics, which is best known as classical liberalism। ये भी एक important question है। एडम स्मिथ का बुक क्या था, वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें उन्होंने क्लासिकल लिबरलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। एंड वो मोस्टली इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बारे में बोलते थे, बिकॉज एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। He argued that free market and trade unrestricted by government interference are fundamental for success of economic development। जैसे कि वो इकोनॉमिक्स के फील्ड में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने बोला था अगर एक सोसाइटी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है देन उसके लिए हमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को बहुत ही कम करना पड़ेगा और फ्री मार्केट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, मतलब लैसेस पे लाना पड़ेगा और सभी इंडिविजुअल्स को हमें अकेला छोड़ना है ताकि वो अपने रैशनैलिटी के हिसाब से सब अच्छा कर सके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।